फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? एटमॉस्फेयर के बारे में, यही ना। और एटमॉस्फेयर में हम लोग एटमॉस्फेयर में भी क्या कंपोजिशन तो पढ़ चुके हैं। पिछली क्लासों में हम लोग कंपोजिशन पढ़ चुके हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। और इसमें हम लोगों ने वो पूरा डायग्राम बनाया था कि यहाँ तक 10 किलोमीटर तक क्या है? ट्रोपोस्फेयर है, वहाँ ऐसे टेम्परेचर घटता है। इसके बाद फिर यहाँ पर ये जो लाइन है ये ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज के बाद स्ट्रेटो, वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, फिर स्ट्रेटोपॉज है। तो इस तरह से हमने वो पांचों लेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर जो है, ये 5 लेयर हम लोगों ने बना लिए थे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये क्यों ऐसे हो रहा है? ये डिस्टर्ब। चलिए, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने क्या देखा था कि किसमें 5 हिस्से कौन से? ट्रोपोपॉज, सॉरी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, मेसो के बाद थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये सबसे बाहरी, ये हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में कौन सा आता है? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, पॉज का मतलब रुकना, था जहाँ ट्रोपोस्फेयर रुक गया वहाँ ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर के बीच में आ जाता है क्या? स्ट्रेटोपॉज। और मेसोस्फेयर थर्मोस्फेयर के बीच में आता है मेसोपॉज। जैसे चाहिए वैसे लिख के याद कर लीजिए। नीचे से ऊपर तक एक सीरीज बना के याद कर लीजिए, दाएं से बाएं लिख के याद कर लीजिए। और थर्मो एक्सोस्फेयर के बीच में कोई पॉज नहीं है, क्योंकि इनका कोई फिक्स हाइट वगैरह नहीं है, ये अपना इधर उधर होता रहता है। ठीक है, और ये जो इस लेयर हमने बनाई है, ये कोई नेचुरली लेयर नहीं है, ये हमने नाम दिया। और किस बेसिस पे दिया? टेम्परेचर को देखा, एयर की डेंसिटी को देखा, और भी कई चीज़ों को देखा, और देखा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक चीज़ें एक जैसी बिहेव कर रही हैं, तो हमने कहा ये इस नाम से जाना जाएगा। उसके बाद देखा बिहेवियर बदल गया तो उसका दूसरा नाम दिया, फिर बिहेवियर बदल गया तो तीसरा नाम दिया। तो ये सब कुछ हमने किया है। तो हमने ये 5 लेयर देख लिए थे। अब एक एक लेयर को एक्सप्लेन कर लेते हैं, जो इनकी खासियत है। क्या है? हर एक लेयर की क्या खासियत है, वो चीज़ उसी लेयर में मिलेगी, दूसरे लेयर में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। भाई आपके जो कैरेक्टर है वो आप में ही दिखेंगे, किसी और में तो दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि हर के कैरेक्टर के हिसाब से उसको डिफाइन किया गया। तो पहले देखते हैं ट्रोपो स्फेयर, जो हमारे सबसे नज़दीक है, यानी कहाँ से कहाँ तक? तो 0 to 10 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? 0 to 10। लेकिन ये अभी हम लोग देखेंगे, ये जो 10 है ना, अभी यहाँ तो एक एवरेज हमने 10 ले लिया है, लेकिन देखा जाए तो ये 10 भी नहीं है, ये भी बदलता रहता है, ये भी बदलता रहता है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 10 भी मत लिखिए, आप इसको लिखिए 0 to, इस तरह से 2 यहाँ मत लगाइए, ऐसे एरो 0 to 8 to 18 किलोमीटर, इस तरह से इसकी हाइट बदलती है। तो हमने एक एवरेज 10 मान के आपको वहाँ पर बताया।
वहाँ पर एक एवरेज 10 मान के बताया, लेकिन कहीं पर ये 8 किलोमीटर की हाइट के बाद ही सिचुएशन बदल जाती है और कहीं पर 18 किलोमीटर हाइट तक उसी तरह की सिचुएशन रहती है। ठीक है, ये कैसे होता है, क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो लिखिए पहला पॉइंट, एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, जिस हवा में हम सांस लेते हैं यानी जहाँ पर हम हैं, इसी को कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। यानी जिस एटमॉस्फेयर की लेयर में हम आप सब लोग जिंदा हैं, जहाँ हमारे और आपके सांस लेने लायक ये जो हवा है जिसको हम दिन रात पलूट करते जा रहे हैं, ये सब कहाँ जो है ट्रोपोस्फेयर में अवेलेबल है। नेक्स्ट लिखिए, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर, 8 किलोमीटर एट पोल and 18 kilometers at इक्वेटर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो अर्थ पे हमें पता है कि भाई ये जो 0 डिग्री लाइन है इसको हमने क्या माना है, यही इसको हमने 0 डिग्री को हमने क्या कहा है, इक्वेटर कहा है। ठीक, यानी भूमध्य रेखा। तो जब आप यहाँ पर लेयर बनाओगे एटमॉस्फेयर की तो कुछ ऐसी बनी हुई दिखेगी, यहाँ से ये ऐसे। तो ये जो हाइट आपको दिखेगी ये क्या है, 8 किलोमीटर, और ये जो हाइट आपको दिखेगी ये कितनी है, 18 किलोमीटर। यानी इक्वेटर पर ये ज़्यादा ऊंचाई तक है और पोल पर इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो भी आपको बताया जाएगा। अभी बस इतना जानिए कि ये जो है क्या है, पोल पर इसकी ऊंचाई कम है, पोल पर मात्र 8 किलोमीटर हाइट तक ट्रोपोस्फेयर है, लेकिन जैसे हम इक्वेटर पर पहुंचते हैं वैसे वैसे इसकी हाइट बढ़ती चली जाती है, यानी कि 18 किलोमीटर हाइट तक अगर हम चले जाएंगे तो भी हमें ट्रोपोस्फेयर ही मिलेगा। तो ये होता क्यों है वो भी आपको पता चलेगा। और जनरली अगर देखा जाए तो एक बेसिक कंसेप्ट अगर समझते हैं तो बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि यहाँ पर क्या है, पोल पर हमें पता है कि यहाँ पर ये फ्रिजिड जोन है, मैंने बताया था ना, फ्रिजिड जोन, यानी कि यहाँ साल भर ठंडी रहती है। तो जब साल भर ठंडी रहेगी तो टेम्परेचर हमेशा माइनस से कम ही रहता है, रेयर कंडीशन में 0 डिग्री तक पहुँचता है। तो जब इस तरह का टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पर एयर क्या हो जाएगी, बल्की हो जाएगी, भारी हो जाएगी, हाँ। और जब एयर भारी हो जाएगी या यूँ कहिए कि वहाँ पर जो एक तरह से जो एयर का सर्कुलेशन है वो भी कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, ये एयर डेंसिटी बढ़ने वजह से इसकी लेयर की हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जैसे हम इक्वेटर पे आते हैं तो इक्वेटर पे हमने क्या लिखा, इक्वेटर पे हमने लिखा ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण कटिबंध लिखा था हमने। और उष्ण कटिबंध का मतलब यहाँ हमेशा गर्मी रहती है, इस 0 डिग्री पर हमेशा गर्मी रहती है। तो जब यहाँ हमेशा गर्मी रहेगी तो क्या होगी, हवा हीट की वजह से हमें पता है कि हवा में जब हीट होता है, हवा जब गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ भागती है, ये हमने पढ़ा है। तो वही हुआ था कि जैसे यहाँ पर हीटिंग हुई ये हवा क्या हुई, ऊपर की तरफ भाग गई, तो ऊपर उठ गई। तो इस वजह, और ये जो लेयर है यहाँ पर ये 33.5 के ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन, उष्ण क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर ये कभी ठंडी में नीचे तो गर्मी में ऊपर, तो यहाँ नीचे ऊपर होती रहती है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम टाइम यही 15 से 18 के बीच में, और यहाँ
8 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर की हाइट तक, यही इसका रेंज रहता है। और वो होता है यहाँ के टेम्परेचर की वजह से। क्या मेन रीजन है? टेम्परेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट कंटेन्स अप्रॉक्स 90% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर। एटीएम अगर मैं कहीं लिख रहा हूं तो उसका मतलब है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटीएम डॉट यानी एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का लगभग लगभग 90% मास कहाँ पर है? इसी ट्रोपोस्फेयर में, यानी कि सबसे अधिक गैसें जो कुछ हैं सब कुछ मैक्सिमम यहीं पर हैं। टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड बल्क ऑफ ऑल वाटर वेपर। और ये हमने वाटर वेपर में लिखा था कि 90% वाटर वेपर तो पहले ही लेयर तक रहती है, उसके बाद तो ख़त्म सी हो जाती है। तो जहाँ वाटर वेपर है वहीं पर क्या होगा? क्लाउड्स होंगे। ठीक है, और जब क्लाउड्स होंगे, जो ये सब वाटर वेपर है, एयर है, क्लाउड है, जिसका मतलब है कि ऑल वेदर फेनोमेना, यानी जितने भी ये फेनोमेना हो रहे हैं, क्या वेदर वाले कंडीशन, ठंडी, गर्मी, बारिश, ये सब क्या हो रहा है? ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाने पर कहीं बारिश वारिश आपको नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ शांति है। ये जो हवा चल रही है, बारिश हो रही है, साइक्लोन आ रहा है, ओला पड़ रहा है, बर्फबारी हो रही है, सब कुछ कहाँ हो रहा है? सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर निकल जाइए, सब कुछ शांत है, कुछ भी नहीं है, एकदम शांति। ठीक है, तो ऑल वेदर फेनोमेना कहाँ हो रहे हैं? इन ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, यहाँ पर एक कॉमा के बाद चाहिए तो यहाँ एक और ऐड कर लीजिए, वाटर पर क्लाउड एंड एयर पोल्यूशन। तो जो पोल्यूशन है वो ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर के बाद थोड़ा बहुत पहुंच जाता है कहाँ? स्ट्रेटोस्फेयर में, कुछ गैसें। और जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचती हैं तो वो हमारे लिए और तबाही लाती हैं। तो वो हम लोग देखेंगे कि जब ओजोन लेयर डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लिखा कि अब तो आपको क्या याद रखना है कि जितने वेदर के कंडीशंस होते हैं, वो सारे वेदर कंडीशंस वो कहाँ पर होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। इसके ऊपर सब कुछ शांति रहती है। ठीक है, बिल्कुल स्वर्ग वाला हालत है, एकदम शांति, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, न बारिश होनी है न कुछ होनी है। भाई बारिश होती है कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इसी में हमें बादल मिलते हैं तो बारिश होगी। इसके ऊपर बादल है ही नहीं तो बारिश होनी ही नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, लिखिएगा थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटर, या ऐसे ग्रेटर नहीं, ग्रेटेस्ट लिख दीजिए, क्योंकि इससे अधिक तो कहीं नहीं। ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर कितना? लगभग लगभग 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। क्यों? तो लिखिए कॉमा करके, बिकॉज, जो बताया, हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू great heights. Heat is transported to great heights by strong convectional currents. अब यहाँ पर मैंने टर्म लिखा कन्वेक्शनल करंट्स। क्या लिखा? कन्वेक्शनल करंट्स। ठीक है, तो खैर ये तो कन्वेक्शनल करंट्स जो मैंने आपको लिखा, ये तो मैं आपको
विंड में या एयर में पूरा पढ़ाऊंगा ही, जब मैं आपको सारे वो पढ़ाऊंगा, क्या कहते हैं, एयर साइकिल्स वगैरह वहाँ बताऊंगा। लेकिन अभी हमें पता है कि जो लिक्विड होते हैं या गैसेज होते हैं वहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन होता है। क्या कि अगर यहाँ पर एक पार्टिकल है और इसको हमने क्या दिया, हीट दिया, ठीक, तो ये पार्टिकल क्या होता है, गर्म होने के बाद ये ऊपर चला जाता है और इस जगह पर यहाँ से फिर दूसरा पार्टिकल आ जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाती है, एक पूरी साइकिल बन जाती है। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, एक पूरी साइकिल। जैसे आप पानी को बॉयल करते हो तो आपने देखा होगा इस तरह की साइकिल बन जाती है। ठीक है, कई साइकिल, या जब दूध बॉयल होता है तो वहाँ भी इस तरह की साइकिल बनते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, जो उबाल आता है ना वो इसी तरह की साइकिल से आपको दिखता होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका बर्तन है उसको कांच का यानी कि ट्रांसपेरेंट रहेगा तो आपको ये चीज़ दिखेगी। तो यहाँ पर ये जो है गैस, ये भी तो पार्टिकल्स के फॉर्म में ही है ना इक्वेटर पे। तो अगर मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस पे ये वो इक्वेटर का पॉइंट है और इक्वेटर पे ये हवा का मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, इसको जैसे ही यहाँ से रेडिएशन मिलेगा, भाई हमने आपको क्या बताया कि अर्थ से जब सन रे टकराती है और टकराने के बाद जो वेव निकलती है उसी से क्या होता है, ये इसको हीट मिलता है। तो ऊपर वाले पार्टिकल गर्म नहीं होंगे, नीचे वाले पार्टिकल गर्म होंगे, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड हीट मिल रही है। तो जब ये गर्म होते ऊपर जाएगा, तो जब ये एनर्जी इसके पास है तो ऊपर जाते जाते क्या होगा, 8 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर होकर 18 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि भाई इसकी एनर्जी भी तो है। तो पहुंचते पहुंचते यहाँ तक पहुंच गया, फिर वहाँ से नीचे आया। तो इस तरह से पूरा एक साइकिल बन जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इक्वेटर पर क्या है, नीचे इसलिए आएगा क्योंकि जब इधर का मॉलिक्यूल यहाँ चला गया तो यहाँ खाली जगह हो गई ना, और ऊपर जाते जाते क्या होगा, इसने अपनी एनर्जी लूज कर दी। ऊपर जाकर इसने अपनी एनर्जी लूज कर दी, जब एनर्जी लूज कर दिया तो फिर क्या होगा, वो नीचे आएगा। और यहाँ का मॉलिक्यूल जो था, यहाँ के और एयर के जो मॉलिक्यूल थे, जब ये वाला ऊपर गया तो ये वाला आया इसकी जगह लेने, ये हीट अप होके ऊपर गया तो ये आया इसकी जगह लेने, तो ये जगह खाली होती जाएगी। तो क्या होगा, उस खाली जगह को भरने के लिए भी तो आना पड़ेगा। तो क्या बनती है, पूरी साइकिल बन जाती है। इसी को कहते हैं कन्वेंशनल करंट, या कन्वेंशनल साइकिल कर लीजिए, कन्वेंशनल करंट। तो इस तरह से पूरे इक्वेटर पर एक कन्वेंशनल करंट जिस तरह से बन जाता है, हीटेड इसके हीटिंग की वजह से, इस वजह से इक्वेटर के पास क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट ऊपर उठ जाती है। और क्या होता है वहाँ पर, पोल पर ठंडा है, कोई इस तरह कन्वेंशन करंट नहीं है, तो वहाँ पर एयर नीचे की तरफ बनी रहती है। तो पोल पर 8 किलोमीटर और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर तक की हाइट हमें देखने को मिलती है। समझ में आई बात। तो ट्रोपोपॉज जो आपको वहाँ 10 किलोमीटर लिखाया गया है डायग्राम में, वो 10 किलोमीटर इसलिए लिखाया गया है क्योंकि हमने एक एवरेज ले लिया, एक मान्यता ले ली कि हाँ, कि 10 किलोमीटर के हाइट तक लगभग लगभग एवरेज निकाल लिया। लेकिन एक्चुअल में कहाँ है, 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक की इसकी रेंज वेरी करती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द हाइट ऑफ द ट्रोपोपॉज varies with season, latitude, surface
टेम्परेचर एंड प्रेशर। द हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज वेरीज विद द सीजन, लैटिट्यूड, सरफेस टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये क्या है, मैंने तो अभी तक आपको ट्रोपोस्फेयर बताया था, अब ट्रोपोपॉज बताने लगा, तो ये कहाँ से नया टर्म आ गया।